श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस थ्योरी सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सीबीएसई के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। इससे रिलेटेड या तो 1-2 नंबर में न्यूमेरिकल्स या तो डेफिनेशन, कुछ न कुछ हर साल इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक पे बात करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक एरिया वेक्टर। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे एरिया वेक्टर के बारे में बात करूंगा। दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला सवाल तो आपके मन में ये आना चाहिए कि एरिया हमारा वेक्टर है या स्केलर। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि एरिया स्केलर है या वेक्टर। तो आज ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देने वाला हूँ। एरिया वेक्टर है या स्केलर है या ये दोनों है। अगर दोनों है तो कब इसको हम वेक्टर कंसीडर करेंगे और कब हम इसको स्केलर कंसीडर करेंगे। फिलहाल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो एरिया होती है वो वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों ट्रीट किया जाता है? जब हम एरिया वेक्टर के बारे में बताएंगे तब आपको बहुत अच्छे से डिटेल में हम बताएंगे और वो भी इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है, अगर इसको मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो बेसिकली ये काउंटिंग होती है। किसकी काउंटिंग? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की काउंटिंग होती है कि किसी चार्ज पार्टिकल के कारण किसी पार्टिकुलर सरफेस से परपेंडिकुलरली का मतलब 90 डिग्री बनाते हुए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उन्हीं को काउंट कर लेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या हो सकता है? इसका कोई बेसिक डेरिवेशन नहीं है, इस फॉर्मूले को आपको समझना पड़ेगा, है ना। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड होगा क्या, तो बेसिकली वो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? E इंटू ए। अब बात आती है कि आपने E इंटू ए क्यों लिया। देखिए, एक लाइन की वैल्यू कितनी होगी? मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यू 5 है। अब बात आती है किसी पार्टिकुलर सरफेस से टोटल कितनी लाइंस जा सकती हैं, तो किसी पार्टिकुलर सरफेस से उतनी लाइंस जा सकती हैं जितने उस पार्टिकुलर सरफेस पे पॉइंट लाई करते हैं। इसी पार्टिकुलर सरफेस के टोटल नंबर ऑफ पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसकी एरिया से। यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो इंटेंसिटी है, जो वैल्यू है, वो कितनी है? E। और टोटल कितनी जाएंगी? उस पार्टिकुलर सरफेस का जितना एरिया होगा, E इंटू ए आ गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और अब एरिया यहाँ पे कैसी कंसीडर की जाएगी? ये भी एक वेक्टर की तरह कंसीडर की जाएगी। क्यों वेक्टर की तरह कंसीडर की जाएगी? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे वेक्टर है, अगर एरिया यहाँ स्केलर हो गया तो स्केलर इंटू वेक्टर क्या आता है हमारा? स्केलर इंटू वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा? वेक्टर। तो फॉल्स हो जाएगा ना, तो फ्लक्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होना है, फ्लक्स को क्या रखना है? हमको स्केलर क्वांटिटी रखना है। इस कारण से यहाँ पे हमको एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, अदरवाइज सब गड़बड़ा जाएगा। तो एरिया यहाँ पे क्या है? वेक्टर की तरह है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे बात आती है कि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन तो होगा, लेकिन दो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दो तरीके से होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हम लगाएंगे? डॉट लगाएंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे? तो सिंपल सी बात है भाई, इन दोनों वेक्टर को कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करो कि उनका रिजल्ट क्या आ जाए? एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए। ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब इन दोनों वेक्टर के बीच में कैसा प्रोडक्ट हो? डॉट प्रोडक्ट हो। अदरवाइज ये संभावना ही नहीं है कि इनका प्रोडक्ट स्केलर आ जाए। अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी देता है। इस कारण से यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ओके, एक बात तो हमको यहाँ से समझ में आ गई कि फ्लक्स इक्वल टू जो होता है तो ई डॉट ए होता है। यहाँ से इसको थोड़ा सा हम और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ई डॉट ए को क्या लिख सकते हैं? ई ए कॉस थीटा। ठीक, अब भैया यहाँ पे थीटा भी आ गया, तो सिंपल सा ऐसे समझिए, थीटा क्या है? थीटा जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ये बात हमको याद होनी चाहिए कि थीटा हमारा है क्या? तो थीटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक, तो यहाँ से ये आ गया। अगर हम बहुत छोटे सेगमेंट के लिए बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं?
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर इस बहुत छोटा सेगमेंट है तो वहाँ पे एक छोटी सी एरिया आएगी, है ना, तो ई डॉट डी ए हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ से थोड़ा हम और टेक्निकल बातें करते हैं। यहाँ पे हम कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं। पहला, जब मान लीजिए थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाए, 0 हो जाए। इस सिचुएशन में हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगे, cos 0 की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए आ जाएगा, जो कि हमारी कैसी वैल्यू होगी, मैक्स वैल्यू होगी। ठीक ना। सेकंड केस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जब मान लीजिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, 90। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो cos 90 की वैल्यू यहाँ से 0 रखना पड़ जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 0। यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर हैं तो वहाँ कोई फ्लक्स नहीं आएगी, 0 हो जाएगी। तीसरा केस है हमारा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स दैट एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। और ये केस हमारा मिनिमम फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू माइनस ई ए कॉस थीटा। चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं एरिया के बारे में। एरिया हमारा वेक्टर है या स्केलर? अब ये वेक्टर है या स्केलर, ये इस बात पे निर्भर करता है कि ये किसके साथ मल्टीप्लाई है ना, और इसको कैसा रिजल्ट लाना है। जैसे मान लीजिए आप वॉल्यूम निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो बच्चा, वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम का जो जनरल फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, यानी बेस एरिया इंटू हाइट। अभी अभी मैंने आपसे फ्लक्स का फार्मूला डिस्कस किया, ई इंटू ए। अब इस केस में जो है हमारा एरिया वेक्टर क्या होगा और इस केस में क्या होगा। तो अगर मैं आपसे वॉल्यूम वाले केस में बात करूं, तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है या नहीं? हाँ भाई बिल्कुल होता है, बहुत अच्छी बात। और जो हाइट है, तो हाइट एक तरीके की लेंथ है, लेंथ भी हमारी क्या है, एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ ध्यान से देखिए। अब देखिए, अगर यहाँ एरिया हमारा वेक्टर हो गया तो हाइट तो ऑलरेडी स्केलर है, तो वेक्टर इंटू स्केलर क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा, है ना। जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करना है। ओवरऑल इन दोनों का काम क्या है, एरिया और हाइट का काम क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई हो करके कैसा रिजल्ट देना, स्केलर। लेकिन ये क्या दे देगा, वेक्टर। इस कारण से यहाँ क्या होना चाहिए, ये स्केलर होना चाहिए। अगर यहाँ वेक्टर हुआ तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, खराब। यहाँ पे तुरंत अपना रूप बदल देगा, कैसा रूप धारण कर लेगा, स्केलर का। अब देखिए फ्लक्स यहाँ पे हमारा फाई क्या है, ये एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है। ये तो कंफर्म हमारा क्या है, वेक्टर। इसमें हम चेंजिंग कर ही नहीं सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर है, ये है। अब यहाँ पे एरिया को क्या होना पड़ेगा, वेक्टर होना पड़ेगा। इसकी अब मजबूरी है, क्योंकि अब ये स्केलर नहीं हो सकता। स्केलर हुआ तो वेक्टर इंटू स्केलर क्या आ जाएगा, वेक्टर। इनका काम क्या है, मल्टीप्लाई हो करके कैसी क्वांटिटी देना, एक स्केलर क्वांटिटी देना। इसलिए यहाँ पे कैसा रूप धारण कर लेगा एरिया, वेक्टर रूप धारण कर लेगा। तो एरिया डिपेंड करता है कि उसके सामने क्या है और उसको कैसा रिजल्ट लाना है, तो उस तरीके का वो रूप धारण कर लेता है, ठीक ना। तो ये बातें आई होप आपको आ गई होंगी समझ में। ये बात तो हमने कर ली कि भैया हमारा एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन कैसे होगी, ये हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए इसकी डायरेक्शन दो तरीके से हो सकती है। यहाँ पे हमें दो तरीके के सरफेस देखने को मिल सकते हैं, एक तो ओपन सरफेस और दूसरा क्लोज सरफेस। तो ओपन सरफेस में जो होती है डायरेक्शन दोनों साइड होती है, ठीक। वो डिपेंड करेगा कि सर आपका वो पार्टिकुलर ओपन सरफेस रखा कैसे है, इधर भी होगी इधर भी होगी। अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से रखा है तो ऊपर भी होगी नीचे भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन होगी प्लस माइनस जे कैप। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगी, प्लस माइनस आई कैप। एक्स के अलॉन्ग इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन प्लस माइनस के कैप। आपके फ़ोन के बाहर जा सकता है या तो अंदर। अगर क्लोज सरफेस है तो जो सरफेसेस हैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस से 90 डिग्री बाहर की ओर होती है, ठीक। दो सरफेस पे एक ऊपर की ओर जाएगी, दिखा पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शंस जो होंगी
बाहर की ओर होंगी। क्लियर ना? ऐसे इसमें भी एरिया वेक्टर यहाँ इधर होगी, यहाँ इधर होगी, इस सरफेस पे इधर होगी, इस सरफेस पे इधर होगी। हाँ, वैल्यूज अलग हो सकती हैं। अगर सरफेस बदल रही है तो एरिया तो मैग्नीट्यूड भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। ऐसे ही स्फेयर पे चारों तरफ बाहर की ओर होंगी एरिया वेक्टर। ठीक ना? तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम आती हैं तो कमेंट करिए, डेफिनेटली हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे।